किसानी आंदोलन जो सिंघू बॉर्डर में हुआ, मैं वहाँ 4 महीने रही। वहाँ मैंने सिक्के के बारे में सारी बात पता चली। जब मैं आंदोलन में आई, मैंने बोल दिया था कि पता नहीं मैं अब घर लौटूंगी या नहीं। जो सोच मैं रखती हूँ वो सोच के लोग मुझे वहाँ ऐसे मिले नहीं। हम बहुत देर से खबरें देखते आते हैं कि वहाँ ये हो गया वो हो गया, बहुत वॉयलेंस भी होता है कि अगर हम नहीं लड़े तो हम बच जाएं। मेरी कंडीशन भी ये थी कि मैं किसी पंजाबी को देखूं तो मुझे उसमें खालिस्तानी नज़र आता था। आप लोगों के पास तो हमारी ये खबरें आती हैं कि हम आदिवासी लोग नक्सलाइड हैं, माओवादी हैं, तो लोग हमसे बात करने को भी कतराते हैं। नक्सलाइड दिखते हैं आपको, हम माओवादी दिखते हैं, तो हमें भी आप खालिस्तानी दिखते हैं। को वहाँ किसी ने बोला नहीं भी आपने तो खालिस्तानी को ज्वाइन कर लिया? खालसे का मतलब ही है कि आप डरो नहीं। खालसा आपको लीडर बनाता है। तो फिर आपने अमृतपान कब किया? मेरा पूरा परिवार आज खालसा है। अच्छा जी। सारे ने अमृत छिका है। अपनी रक्षा के लिए सिख भी शस्त्र उठा सकता है, लेकिन जब वो उठाते हैं तो उसे खालिस्तानी बोल करके बदनाम किया जाता है। भारत में मैं समझती हूँ 2 कौम है जिसे स्वतंत्र शासन का अधिकार है। एक सिख कौम, दूसरी आदिवासी। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हित, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छड़े खेत। स्वागत है जी V9 पंजाबी ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਜਰਨੈਲ ਕੌਰ ਹੁਣੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਹੁਜਨ ਦਰਬੜ ਪਾਰਟੀ। ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਨੇ ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਕੌਰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ डेरे लाए ने, प्रचार कर रहे हैं। जीवन सिंह हुणा इन्हों की भी कहानी काफ़ी दिलचस्प है। सब तो पहला तो बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका समय देने के लिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप अपने बारे में पहले बताइए भी कहाँ से आप आती हैं, कितों मतलब कि छत्तीसगढ़ तो आपकी स्टोरी क्या है? मैं तो छत्तीसगढ़ से हूँ। कौन से इलाके से? छत्तीसगढ़ रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, तमनार ब्लॉक, पूंजी पथरा, बीडीओ बाड़ी। ओके, हाँ जी। तो जरनैल कौर से पहले आपका नाम क्या था? जरनैल कौर से पहले मेरा नाम था तारिका तरंगिनी। ओके, तो उसके पहले आपका बिलीफ क्या था, किसको मानती थी आप जब? मैं आदिवासी थी। ओके, आदिवासी हूँ और मेरा जो जन्म हुआ है, मेरा परिवार उस समय क्रिश्चियन फैमिली से हम बिलोंग करते थे जी। और वैसे 2016 में ही हमने क्रिश्चियनिटी को छोड़ दिया था। किसानी आंदोलन जो सिंघू बॉर्डर में हुआ, मैं वहाँ 4 महीने रही। वहाँ मैंने सिक्के के बारे में सारी बात पता चली। अच्छा। उसके पहले मुझे सिक्के के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। तो आप ऐसे आदिवासी वहाँ कंट्रीब्यूट करने गई थी आंदोलन में? हाँ जी, वहाँ से? मैं तो अपने ही तरफ से गई थी जी। किसी संगठन की तरफ से मैं नहीं गई थी जी। हमारे आदिवासियों के वहाँ पर जो संघर्ष आदिवासियों का चल रहा है अपने जल जंगल और जमीन को बचाने के लिए, ये आदिवासी अस्तित्व ही वहाँ मिटने की स्थिति में है। तो उसकी लड़ाई लड़ते हुए मुझे भी कई चीज़ों का सामना करना पड़ा। तो उसके लिए मैं अपने वकील के पास आई थी जी। मुझ पर कुछ वारंट थे। अच्छा। तो उसकी वजह से मैं आई थी और वकील ने कहा मुझे कि आप यहीं रहना पड़ेगा आपको, अभी आप घर ना जाओ। जी, वहीं दिल्ली में? फिर कहाँ जाना। तो आंदोलन करते रहे, लड़ते रहे हमेशा वहाँ पर भी। तो सोचा यहाँ किसानी आंदोलन चल रहा है जी, उधर ना रह के इधर अटेंड कर लो। जी, आंदोलन तो आंदोलन है। बस आंदोलन तो आंदोलन है जी। यही सोच करके मैं आ गई किसानी तो आंदोलन। वहाँ फिर किन बातों ने आपको प्रभावित किया? वहाँ मैं बाबा राजा राज जो निहंग सिंह बाबा राजा राज थे, जी, उन्हीं के तरना दल के साथ रही। अभी भी मैं तरना दल से हूँ जी। तो बस बाबा जी के साथ रहते रहते मेरे परिवार में मैं सारा बोल कर आ गई थी। जब मैं आंदोलन में आई मैंने बोल दिया था कि पता नहीं मैं अब घर लौटूंगी या नहीं। जी। कोई चांस नहीं था जी। फिर इधर आकर के मैं सुन रही थी सारा आंदोलन में जब कीर्तन होता था, माताएं छोटे बच्चे कि जीत के जावांगे नहीं तलाशा जावांगे। तो मैं इन चीज़ों को सुन करके फिर दूसरा एक चीज़ और भी कि
बाणी में है ना, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छड़े खेत। तो ये सारी चीजें मुझे प्रभावित कर रही थी वहां पे कि यही चीज तो मैं भी छोड़ के आई हूँ। लड़ने की वजह से ही ना, संघर्ष की वजह से ही मुझे भी इसका सामना कर, मेरी कंडीशन भी वही है जो यहाँ बाणी में चल रहा है जी। तो फिर आपने जो सोच मैं रखती हूँ वो सोच के लोग मुझे वहां ऐसे मिले नहीं। लेकिन जहाँ इस सोच का मेरे सामने एक समाज था, एक कौम थी, तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने फिर कहा कि मुझे तो अब इसी समाज का हिस्सा बनना है। मतलब आपको लगा कि जैसे जिस सभा के लोग आप वहाँ ढूंढ रहे हैं, आपको यहाँ पूरा का पूरा वहाँ समाज मिल गया। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर आपने अमृतपान कब किया? मैंने सिंगू बॉर्डर में किया। तो तब से आप जर्नैल कौर बन गई। हाँ जी जी। तो अभी आप जो नित्यनेम है वो करती हैं सुबह? हाँ हिंदी में करती होगी सब? नहीं, मैं गुरुमुखी में करती हूँ। गुरुमुखी में? हाँ जी। तो वहाँ सीख लिया सब फिर? हाँ जी, हाँ जी, सारा सीख रहा है जी। अभी और भी बहुत कुछ सीखना बाकी है जी, तो और भी सीख रही हूँ। तो जीवन सिंह से आपकी मुलाकात कैसी हुई? जीवन सिंह जी से मेरी मुलाकात हमारा ये क्या बोलते, यात्रा जो चली थी ना, बेगमपुरा खालसा राज की जो यात्रा चली थी जी, उस यात्रा के दौरान जी। हाँ जी। तो आप उनके लिए यहाँ फिर प्रचार करने आई? हाँ जी, जी, कि मैं भी खालसा हूँ जी। तो मेरी ड्यूटी है ये खालसे का प्रचार करना। जैसे जीवन सिंह ने बताया कि वो तो वहाँ लिटरेचर देते हैं लोगों को इसके लिए, और भी बहुत लोग आ रहे हैं, तो आप भी वापस जाके आपने कुछ ऐसा किया, वहाँ बताया अपने घर वालों को या लोगों को? हाँ जी, मेरा पूरा परिवार आज खालसा है। अच्छा जी। सारे ने अमृत छका है। सब ने छक लिया? हाँ जी जी। तो फिर आपकी तरफ देख के, हाँ जी, मतलब आपको से इंस्पायर होके फिर आपको देखा उन्होंने? हाँ तो जी, हाँ उसके बाद हाँ जी जी, जिसने समझ में आएगा वो तो, मैं समझती हूँ कि खालसे के अलावा दूसरा कोई रास्ता है नहीं जी। तो आपकी वहाँ जो पहले से आंदोलन कर रही थी उसका क्या बन रहा है? आप जिक्र भी कर रही थी यहाँ पर किसी एक लीडर का, तो क्योंकि हम बहुत देर से खबरें देखते आते हैं कि वहाँ ये हो गया वो हो गया, बहुत वायलेंस भी होता है, सब कुछ। आपने छत्तीसगढ़ के बारे में सुना है? जी, छत्तीसगढ़ के बारे में भी सुना है। जहाँ मतलब हम देखते हैं वो खबरें थोड़ी घूम फिर के आती हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कब वहाँ आपका आंदोलन वहाँ कैसे चल रहा है? देखिए, वहाँ आदिवासियों को जो है ना, पूरी तरीके से आदिवासी आज मिटने की कगार पे है छत्तीसगढ़ में। आगे क्या होगा वो नहीं पता, लेकिन लोग जिन्हें समझ में आ रहा है वो अपने आप को बचाने के लिए सारे जुटे हुए हैं जी। जिसको भी समझ में आ रहा है कि अगर हम नहीं लड़े तो हम मिट जाएंगे जी। लेकिन हमारे पास अभी है नहीं कुछ, शासन सत्ता तो है नहीं ना, ऐसी कोई मीडिया है जो हमारी बात सामने लेकर के आए। जो भी बातें आती हैं छन करके आती हैं। आप लोगों के पास तो हमारी ये खबरें आती हैं कि हम आदिवासी लोग नक्सलाइड हैं, माओवादी हैं, तो लोग हमसे बात करने को भी कतराते हैं। पर मैं आपको ये बता दूं कि सिंगनी सजने से पहले, खालसा सजने से पहले मेरी कंडीशन भी ये थी कि मैं किसी पंजाबी को देखूं तो मुझे उसमें खालिस्तानी नजर आता था। अच्छा। मेरी बोलने की बात यही है कि आपको अगर हम नक्सलाइट दिखते हैं, आपको हम माओवादी दिखते हैं, तो हमें भी आप खालिस्तानी दिखते थे जी। ये मीडिया ने हमें एक दूसरे को दूर करने के लिए, एक दूसरे से बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं आने के लिए जी। जो खेल खेला है, गोदी मीडिया बोलते हैं लोग जिसको, या सरकारी मीडिया बोलते हैं जी। इन्होंने हमें आपस में बहुत ज़्यादा बांटा हुआ है, मतलब दूर कर दिया है जी। तो अब देखिए, मैं अगर आदिवासी हूँ, हमारे जहाँ और भी आदिवासी अगर सिंह सज रहे हैं, रिश्ते हमारे बन रहे हैं, तो फिर हमारी ये जो एक दूसरे के प्रति हमारा जो तनाव है वो दूर होगा, आपसी तालमेल बढ़ेगा। तो आपको वहाँ किसी ने बोला नहीं भी आपने तो खालिस्तानी को ज्वाइन कर लिया? जिसे समझ नहीं वो बोलेगा जी। जिसे समझ नहीं वो बोलेगा जी। जैसे मैं कृपाण लेके चलती हूँ तो वो बोलते ये हथियार दिखा के क्या दिखा रही हो? अच्छा। इसका क्या मतलब है, इसे क्या कर लोगी? तो फिर आप समझाते हो कि इसका मतलब क्या है, क्यों ये 10वें गुरु ने सिखों को दी है? तो ये कृपाण मेरे पास है,
जी इसका मतलब मेरे पास एक बहुत बड़ी शक्ति है, ये कृपाण अकेली नहीं है, जी है ना। शस्त्र के साथ में बहुत बड़ी ताकत पीछे गुरु की फौज खड़ी है, जी तो ये ना भी चले तो भी ये पावरफुल है। जी जी। और बेसिकली कृपाण भी और आपका जो बाणा है ये भी बहुत पावरफुल। हाँ जी। जी। तो अब आगे आप जैसे वो बोल रही थी नवीन जिंदल के बारे में, तो तो आपके वहाँ बेसिकली चल क्या रहा है, किस तरह से आपकी वहाँ लूट हो रही है, जंगलों की या मिट्टी की, क्या हो रहा है? देखिए हमारा जो एरिया है ना, इसमें सारा कोयला है जमीन के अंदर में, जी तो उस कोयले की लूट है। फिर छत्तीसगढ़ में आप दूसरे एरिया में चले जाइए, बस्तर में आपको लोहा मिलेगा, जी आप सरगुजा चले जाइए आपको बॉक्साइट मिलेगा। छत्तीसगढ़ के कोने कोने में कहीं पर सोना है, कहीं जैसे लोहा, कोयला, मैग्नीज, जी ये भरा पड़ा है छत्तीसगढ़ में सारी जमीन। जी एम तो उसे लूटने के लिए हमारे साथ में जो वो आदिवासी पिछड़ा एरिया छत्तीसगढ़, आपको तो मालूम है कि पहले ये पूरा एमपी था, हम्म, तो एमपी से छत्तीसगढ़ के हिस्से को जो अलग किया गया है, तो इसमें सारी खनिज संपदा है। एमपी में हमारा सारा संघर्ष का इतिहास है, संघर्षकारी जो क्षेत्र था उस इतिहास को हमसे दूर कर दिया। जी फिर से बांट और दिया। छत्तीसगढ़ का जो एरिया है जहाँ पे केवल खनिज संपदा है, जहाँ ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है, पिछड़ा एरिया है, उसको अलग कर दिया ताकि लूट का उन सही रास्ता, मतलब लूटने में सरल हो जाए। ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਰਨੈਲ कौल ਹੁਣੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। तो अभी आप कैसे देख रहे हैं पंजाब में जब आते हैं, आपको कैसा फील होता है, तो महसूस होता है खास तौर पर अब तो आप इलेक्शन में घर घर में जाएंगे, हर गांव गांव में जाएंगे, तो कैसे लगता है? हम तो बस रिश्ते बनाने के लिए सोच रहे हैं। जी भारत में मैं समझती हूँ दो कौम है जिसे स्वतंत्र शासन का अधिकार है, एक सिख कौम को, दूसरी आदिवासी को। जी पंजाब को भी स्वतंत्र अपने क्षेत्र में अपने संस्कृति इतिहास का, बस केंद्र सरकार का डायरेक्ट इसके ऊपर शासन नहीं होना चाहिए, भारतीय संविधान है। हमारे आदिवासियों पर भी केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो सीधे शासन नहीं कर सकती जब तक हमारी ग्राम सभा आपके किसी भी कानून को परमिशन नहीं देती है। आप हम पर थोप नहीं सकते। जी लेकिन सरकारों ने जो आदिवासियों की शिक्षा की कमी की वजह से जो हमारे आदिवासियों का शोषण किया है, गलत तरीके से डरा करके और कानून को जबरदस्ती थोप करके, ये हमारे साथ गलत किया है। अपनी रक्षा के लिए हम आदिवासी भी शस्त्र उठा सकते हैं, ये भारत का संविधान हमें अधिकार देता है। लेकिन इसकी वजह से हमें नक्सलाइट बोला जाता है, माओवादी बोला जाता है। अपनी रक्षा के लिए सिख भी शस्त्र उठा सकता है, लेकिन जब वो उठाता है तो उसे खालिस्तानी बोल करके बदनाम किया जाता है। तो हमें भी हम पर सरकार अगर सीधे डायरेक्ट शासन नहीं कर सकती, ये भारत का संविधान बोलता है, फिर भी वो कर रही है, तो हमें अपनी रक्षा के लिए आगे कुछ तो सोचना पड़ेगा ना। जी करना ही पड़ेगा। ਸੋ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਸੱਜ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਬਹੁਜਨ ਦਰਵੜ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ, ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਹੁਣੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਵੀ ਸਾਥੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਰਨੈਲ कौर जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। गुरु साहब की जो शिक्षा है हमारे लोगों के लिए, देखिए गुरबाणी जो है केवल हमें अंदर से मजबूत करती है, हमें अपना आत्मसम्मान बढ़ाने की शिक्षा देती है। और वही चीज़ आज भारत के लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग अपना सम्मान खो दिए हैं। जी अपने अंदर को जगाने की जरूरत, अपने अंदर को जगाने की ज़रूरत है, और गुरबाणी जो है वही कर रही है। बहुजन द्रविड़ पार्टी जो है वो जो बेगमपुरा खालसा राज का मिशन लेकर चल रही है। जी तो बेगमपुरा खालसा का मतलब भी ये है कि बेगम, हम
हमारे साथ गम ना हो। जी, जहाँ कोई गम ना हो। जब आदमी डरा हुआ है, सहमा हुआ है, तो ऑलरेडी उसके अंदर गम है। जी। जब भी वो डरा है, गम ना हो तो वो डरेगा नहीं। जी खालसे का मतलब ही है कि आप डरो नहीं। खालसा आपको लीडर बनाता है। जी तो विचार हमारे मिलते हैं, तो मैं बहुजन द्रविड़ पार्टी को पूरी तरह से सपोर्ट करती हूँ। जी जगह जगह जहाँ जहाँ तक जाते बनेगा हम जाएंगे, प्रचार करेंगे, बेगमपुरा खालसा राज को लाने की कोशिश करेंगे। जी, शुक्रिया, धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।